गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं हूं किरण डेल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा। और आज हम लोग रिकॉर्ड करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट ई लेक्चर, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात करी थी अबाउट कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, और आज हम लोग बात करेंगे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की। जैसा कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हुआ था, बिल्कुल सिमिलर इसी के अंदर होता है। कैरेक्टरिस्टिक हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक होती है वोल्ट एम्पियर रिलेशन होता है, उसी को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होगा, जो एमिटर होता है वो इनपुट और आउटपुट दोनों टर्मिनल में क्या होगा, कॉमन लिया जाएगा। जैसे कि आपको सर्किट डायग्राम जो है वो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। तो इसमें जो एमिटर है वो एमिटर जो है वो इनपुट सेक्शन और आउटपुट सेक्शन दोनों के अंदर क्या है, कॉमन लिया गया है और उसे ग्राउंड किया गया है। इसीलिए इसे ग्राउंडेड एमिटर कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। ओके, तो आप देखिए सर्किट को कि किस तरीके से, जैसे ये एनपीएन है तो हमारा कलेक्टर जो है पी, एक मिनट, कलेक्टर क्या है, पी टाइप है, और एमिटर भी क्या है, पी टाइप है। बेस क्या है, एन टाइप है। तो इसे हमने, सॉरी बेस तो एनपीएन है ही, सॉरी ये क्या है, एनपीएन है। तो हमें इसको, कलेक्टर एन टाइप है, एमिटर एन टाइप है और बेस पी टाइप है। तो हमें इनपुट सेक्शन जो है उसको फॉरवर्ड बायस करना है। ये हमारा इनपुट सेक्शन है, ये हमारा आउटपुट सेक्शन है। इनपुट सेक्शन में है बेस और एमिटर, उसे हमें फॉरवर्ड बायस करना है। तो फॉरवर्ड बायस करने के लिए, जैसे बेस जो है वो पॉजिटिव है तो हमें उसे पॉजिटिव से जोड़ना पड़ेगा। ओके, और एमिटर जो है वो नेगेटिव है तो उसे हमें नेगेटिव से जोड़ना पड़ेगा। तो ये होगी बैटरी वोल्टेज VBE, जो कि इनपुट सेक्शन को फॉरवर्ड बायस करती है। ठीक है, और आउटपुट सेक्शन के अंदर कलेक्टर एक एन टाइप से डोपिंग से भरा हुआ है, तो इसे हम लोग पी टाइप ऑफ बैटरी से जोड़ देते हैं, या यूँ कहें कि बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। और उसके बाद हम लोग आउटपुट सेक्शन के अंदर इधर क्या है, एमिटर है, और एमिटर को हम लोग किसे जोड़ देंगे, नेगेटिव से। देखिए यहाँ पे क्या है, ये एमिटर जो है जो इसको आउटपुट सेक्शन दे रहा है, एक्चुअली जो रिवर्स बायस देखा जाता है वो कलेक्टर और बेस के बीच में देखा जाता है। हालांकि यहाँ पे क्या है कि जो एमिटर है वो ग्राउंडेड है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। इसीलिए हम लोगों ने रिवर्स बायस जो देखेंगे वो सिर्फ कलेक्टर का इधर अपने को शो हो रहा है। ठीक है, एमिटर तो अगर एन टाइप है उसको एन से जोड़ ही रखा है हमने, क्योंकि हमें एमिटर बेस्ड जंक्शन को ऑलवेज फॉरवर्ड बायस करना होता है। ट्रांजिशन की जनरल ऑपरेशन के लिए, सामान्य प्रचालन के लिए हमें एमिटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना होता है। तो एमिटर को नेगेटिव से जोड़ना है, ठीक है, बेस को पॉजिटिव से। फिर कलेक्टर जो है उसको हमने नेगेटिव से जोड़ दिया है। अब कलेक्टर बेस की जो अपने देखेंगे ना, तब वो रिवर्स बायस में दिखना चाहिए। हमने कलेक्टर को, यहाँ अभी इस कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ कलेक्टर दिख रहा है, तो कलेक्टर हमने क्या किया है, ये एन टाइप का है, उसे पी से जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। इसी तरीके से इसमें पीएनपी में क्या हो गया, एमिटर हमारा पी टाइप का है तो उसे पी से जोड़ दिया, बेस हमारा एन टाइप का है उसे एन से जोड़ दिया। ये ट्रू कनेक्शन हो गया, इसलिए ये फॉरवर्ड बायस हो गया। अब रिवर्स बायस में क्या करेंगे हम लोग, जो कलेक्टर है वो पी टाइप का है, उसे हम लोग माइनस से जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिवर्स बायस्ड हो गया। ये एमिटर कॉमन है, इसलिए VCE VBE। ओके, और ये PNP है तो प्रवेश करता हुआ तीर, तो एरो करंट का जो है वो ट्रांजिस्टर के अंदर प्रवेश करता हुआ, तो IE धारा अंदर की ओर प्रवेश करती हुई है तो वो अपने आप को IB और IC में ब्रेक करेगी। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की, कि इन कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक दो टाइप के हैं, इनपुट एंड आउटपुट।
तो जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होते हैं, जो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच का रिलेशन होता है उन्हें हम कहते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे जैसे इनपुट जो वोल्टेज और इनपुट करंट है वो क्या है, इनपुट करंट है IB और इनपुट वोल्टेज है VBE। ठीक है, इनपुट करंट है IB और इनपुट वोल्टेज क्या है VBE, और आउटपुट करंट है IC और आउटपुट वोल्टेज है VCE। तो इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच का जो रिलेशन होता है जब आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट हो, इसको हम लोगों को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है और इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचना है, उसे हम लोग कहते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। जैसे ये है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का डायग्राम। ठीक है, तो ये हमारी करंट है IB इनपुट करंट, ये VBE बैटरी वोल्टेज इनपुट वोल्टेज, और ये आउटपुट वोल्टेज को हमने कांस्टेंट रखा है। ये कर्व जो है वो अलग अलग वोल्टेज पे कांस्टेंट रख करके मान इसके ज्ञात किए गए हैं। जैसे हमने VCE को 0 पे कांस्टेंट रखा, फिर हमने क्या किया VBE को बढ़ाते गए और IB का मान नोट करते गए, जिससे हमें ये ग्राफ जो है वो मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, VCE को 1 पे कांस्टेंट रखेंगे, फिर वापस से VBE को बढ़ाएंगे, ये VBE इसको बढ़ाएंगे जिससे हमें करंट का मान मिलेगा, फिर हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो हमें ये सेकंड लाइन मिल जाएगी। इस तरीके से बार बार हमने को ये एक्सपेरिमेंट जो है वो करना पड़ता है। इसके जो ये ग्राफ है ना, या ये कहें कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो फॉरवर्ड बायस डायोड होता है उसके समान ही होते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड बायस्ड डायोड में भी तो तकरीबन इसी तरीके का अपने को IV रिलेशन जो है वो मिलता है। ठीक है, इसमें क्या ख़ास बात अपने को देखने को मिल रही है कि VBE के नियत मान के लिए VCE का मान बढ़ाने पर आधार क्षेत्र की मोटाई जो है वो कम हो जाती है, जिससे पुनः संयोजन से प्राप्त आधार धारा का मान कम प्राप्त होता है। देखो बैटरी वोल्टेज जो VBE है ना, ये VBE तो है अपने इनपुट सेक्शन में, है ना, तो ये इनपुट सेक्शन की बैटरी वोल्टेज है VBE, और ये VCE है जो है ना, ये क्या है आउटपुट सेक्शन की बैटरी वोल्टेज है। तो क्या होता है जब आप लोग आउटपुट सेक्शन क्या होता है, रिवर्स बायस्ड होता है। अगर आप VCE को बढ़ाते जाएं, VBE को कांस्टेंट रखें और VCE को बढ़ाते जाएं आउटपुट सेक्शन वाले को, आउटपुट सेक्शन की बैटरी वोल्टेज स्ट्रॉन्ग होने से इसका जो रिवर्स बायस है वो भी स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। और रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर जो है वो चौड़ी होती चली जाती है, डिप्लीशन लेयर का आकार जो है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो क्या होगा जब डिप्लीशन लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी, तो इधर क्या है बेस बना हुआ है, इधर एमीटर है। ठीक है, यहाँ पे इस जो बेस और कलेक्टर के बीच का जंक्शन है वहीं तो डिप्लीशन लेयर है जो इसे रिवर्स बायस कर रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए VCE वोल्टेज का मान बढ़ा दें तो ये डिप्लीशन लेयर और चौड़ी हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, और चौड़ी हो जाने से बेस जो है उसकी साइज़ कम हो जाएगी। ठीक है, बेस में तो ऑलरेडी उसका साइज़ कम है, बेस का साइज़ और कम हो गया, तो उससे क्या होगा, जो धारा IB मिल रही है उसका मान कम हो जाता है। जैसे इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे शुरुआत के अंदर IB देखो 0 है ना। जर्मेनियम के लिए इसी प्रकार के अभिलाक्षणिक प्राप्त होते हैं, और जब IB बराबर 0 होता है वो VBE के 0.01 से 0.02 के मध्य है। ये देखो 0.01 से 0.02 यहाँ तक क्या है IB करंट का मान क्या है 0 ही बना रहता है, करंट जो है वो फ्लो जो है वो नहीं होती है। VCE के किसी नियत मान के लिए निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र की प्रवणता का जो व्युत्क्रम है वो निवेशी प्रतिरोध कहलाता है। यानी कि जैसे अपने ये कर्व खींचा हुआ है, ठीक है, इधर क्या है IB करंट है और इधर क्या है VCE वोल्टेज है या VBE वोल्टेज है ना। तो क्या होता है, जैसे इसकी प्रवणता, ये जैसे इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, प्रवणता होती है डेल IB बटे डेल VBE। प्रवणता मतलब tan थीटा जिसको बोलते हैं, और इसका जब व्युत्क्रम करेंगे यानी कि डेल VBE बटे डेल IB, वो क्या होता है, हमारे पास गतिक निवेशी प्रतिरोध होता है, इनपुट रेजिस्टेंस कहलाता है एट कांस्टेंट वोल्टेज VCE। ठीक है, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक से कुछ बातें हमें पता लगी। एक तो इसका इनपुट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, दूसरा कि जब हम लोग बैटरी वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज है उसको कांस्टेंट रखते हुए आउटपुट को वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो IB करंट जो है उसका मान हमें
कम प्राप्त होता है, क्योंकि जो रिवर्स बायस है वो बढ़ जाता है और बेस जो है उसका साइज़ जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जब हम लोग ड्रॉ करते हैं उस टाइम हमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में से इनपुट करंट जो होती है उसको किसी एक वैल्यू पे फिक्स करना होता है। जैसे कि हमारे डायग्राम में जैसे ये इनपुट करंट है, इसको हम लोग किसी वैल्यू पे फिक्स कर देंगे और इन दोनों के बीच में ग्राफ जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का हमें मिलता है, देखिए। और इस ग्राफ के अंदर 3 रीजन होते हैं। ये जो रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ऊपर का रीजन जो है ये वाला होता है एक्टिव रीजन। ठीक है, ये होता है एक्टिव रीजन। और इसके इस साइड वाला ये रीजन जो है वो सैचुरेशन, और ये नीचे वाला होता है कट ऑफ रीजन। इस तरीके से ये 3 क्षेत्रों में विभाजित होता है, ये सैचुरेशन और इधर ये एक्टिव और ये इधर नीचे जो है, और ये होता है कट ऑफ रीजन। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट दैम, क्योंकि हमने जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन किया था उसके अंदर भी इन तीनों के बारे में स्टडी किया था। तो फिर से बात करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट कर्व जो है इसके अंदर हमें मिलता है कॉमन बेस के कंपैरिजन में। तो इस क्षेत्र में उत्सर्जक आधार संधि अग्रदिशिक व संग्राहक आधार संधि पश्च दिशिक बायसित होती है, क्योंकि ये क्या होता है, एक्टिव रीजन जो होता है वो ट्रांजिस्टर के सामान्य प्रचालन का क्षेत्र होता है, जिसमें नॉर्मल जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ट्रांजिस्टर का वो इसी तरीके से होता है कि हम लोग एमिटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं, और जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स बायस करते हैं। और ये रीज़न हमें कहाँ मिलता है, VCE वोल्टेज कुछ दशांश वोल्ट व IB ग्रेटर देन 0 होती है, तब हमें ये रीज़न मिलता है। देखो यहाँ पे मैंने कहा ना, ये IB जो 0 है ना, इसके ऊपर ये वाला, और ये VCE जो है इसका मान यहाँ पे एग्जैक्टली 0 नहीं, कुछ पॉइंट ऑफ समथिंग है यहाँ पे, तो उससे ऊपर का रीज़न ये हमारा एक्टिव रीज़न कहलाता है। और एक्टिव रीज़न में जो IB के कर्व होते हैं वो अक्ष के बिल्कुल समांतर नहीं होते हैं, जैसे कि कॉमन बेस में IE के होते हैं। कॉमन बेस में तो हमें इस तरीके की लाइनें मिलती है ना, बिल्कुल इस एक्सिस के पैरेलल मिलती है, लेकिन इसमें क्या है, हमें इस एक्सिस के पैरेलल लाइंस नहीं मिलती हैं। इसमें थोड़ा सा देखो किस तरीके से कर ऊपर उठ रहे हैं ये, है ना, इस तरीके से। VCE का प्रभाव IC पर पड़ता है, क्योंकि उसमें तो क्या है, जो बैटरी वोल्टेज VCE थी ना, उसका IC करंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, इसीलिए वो कर्व जो थे IE द्वारा प्रभावित हो रहे थे। ये VCE थी कॉमन बेस में, तो उसमें तो कर्व जो IC का मान जो था ना उतना ही IE का मान जो था उतना ही IC का मान आ रहा था, ये IC था। लेकिन क्या है, सॉरी, इधर था IC और इधर VCE। IC का मान वही आ रहा था जो IE को हमने किसी वैल्यू पे फिक्स किया था, लेकिन इधर क्या है, IC का मान जो है वो VCE द्वारा प्रभावित होता है। तो VCE जैसे जैसे बढ़ती है और IB का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से क्या है, इसका मान भी जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है ऐसे। ओके, यहाँ पे IC जो है वो बैटरी वोल्टेज से प्रभावित हो रही है। IB में अगर वृद्धि का अंतराल समान हो तो निर्गत अभिलाक्षणिक जो है वो सक्रिय क्षेत्र में एक दूसरे के समांतर तथा समान अंतराल पर होते हैं। मीन्स जैसे ये मैंने कहा ना कि ये IC जो है वो VCE से प्रभावित हो रही है, I इनपुट जो करंट है अपनी IB उससे कम प्रभावित हो रही है। लेकिन क्या है, जैसे हम लोग IB को हम लोग समान अंतराल से बढ़ाएं, है ना, जैसे ये 50-50 के डिफरेंस से बढ़ी हुई है ना IB, फिर जो कर्व खींचते हैं वो कर्व जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है। जो अपनी मेन एक्सिस है उसके तो पैरेलल नहीं है, लेकिन क्या है, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, अप्रॉक्स पैरेलल रहते हैं ये, इस तरीके से समान अंतराल से बढ़ाने पर।
अब ये जो रीज़न होता है, इस क्षेत्र का जो यूज़ है वो करंट, वोल्टेज और पावर जो है उसके एम्प्लीफिकेशन के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, जितना हम लोग एम्प्लीफिकेशन करना चाहते हैं अप्रॉक्सीमेट उतना हमें मिल जाता है। और इसके अंदर एक तो है न्यूनतम डिस्टॉर्शन, बिना किसी विरूपण के सिग्नल जो है उसका एम्प्लीफिकेशन होता है। देखो इस चीज़ को एक तरीके से समझाएं, जैसे हम लोगों ने क्या है, रेडियो के लिए कोई सिग्नल दिया, अगर हम लोग जो रेडियो सुनने वाला है उसको बिल्कुल क्लियर वॉइस और जितना वॉल्यूम एकदम लाउड उसको सुनता है, तो वो हम कहेंगे कि उस सिग्नल का बिना किसी डिस्टॉर्शन के एम्प्लीफिकेशन हो गया। कई बार क्या होता है, जैसे आवाज़ आती है और एक बैकग्राउंड में साउंड सा क्रिएट होता रहता है जिससे वो क्लियर नहीं सुनाई देती, उसे हम कहते हैं डिस्टॉर्शन या रव हिंदी में, या उसको कहते हैं विरूपण हिंदी में, वैसे डिस्टॉर्शन कहते हैं। ठीक है, तो उस डिस्टॉर्शन को ये बिल्कुल न्यूनतम कर देता है ये एक्टिव रीजन, जिसके अंदर हम लोग एमिटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को रिवर्स बायस में काम लेते हैं। ठीक है, और इस रीज़न में जो निर्गम प्रतिरोध होता है वो क्या है, कॉमन बेस के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है, क्योंकि कॉमन बेस में कर्व जो है वो बिल्कुल फ्लैट मिलते हैं। उससे क्या होता है, जो वी सी बी और इधर क्या रहता है आई सी, इस तरीके से, तो वी सी बी तो कुछ ना कुछ होता है लेकिन आई सी तो बहुत कम होता है, तो ये आई सी बहुत कम है, तो इनपुट जो निर्गम प्रतिरोध है उसका मान बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इन कर्व में इनका कर्व कुछ ऐसा है, तो इसमें आईसी का जो डिफरेंस है वो कुछ ना कुछ रहता है ना। तो इस वजह से क्या है, इसका मान जो है वो निर्गम प्रतिरोध का वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन जो आई बी ज़ीरो है उसके नीचे का और वी सी ई एक्सिस के बीच का क्षेत्र ये कहलाता है कट ऑफ रीजन। ये क्या है, बहुत ही मतलब कम प्रेक्षित होता है प्रयोगों द्वारा ये रीज़न। ठीक है, और अगर इसमें एक चीज़ देखने की है कि आई बी का मान ज़ीरो है लेकिन आई सी का मान फिर भी ज़ीरो नहीं है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए अब इनपुट सेक्शन में करंट ज़ीरो कब होगा, इनपुट सेक्शन में करंट ज़ीरो तो तब होगा जब हम उसको रिवर्स बायस कर देंगे। और इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उत्सर्जक आधार संधि जो है उसको स्लाइटली रिवर्स बायस करना पड़ेगा। जर्मेनियम के लिए जो रिवर्स बायस्ड वोल्टेज होती है वो 0.1 और सिलिकॉन के लिए 0 वोल्टेज के निकट होती है। ठीक है, तो इस रीज़न को हमें अगर प्राप्त करना है तो हमें जो इनपुट सेक्शन है उसको भी रिवर्स बायस करना पड़ेगा, तभी इनपुट करंट जो है वो ज़ीरो हो पाएगी। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही है। और नेक्स्ट है सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन कौन सा होता है, दिस इज़ द सैचुरेशन रीजन। आईसी एक्सिस और वीसीई वोल्टेज जो है करीब 1 के करीब है, ये शायद इसके बीच का क्षेत्र है ये। तो VCE का मान बहुत कम 0.2 से 0.4 सॉरी 0.2 से 0.4, और IC का मान वोल्टता VCE को, ये उसके बारे में बताने लग गया, सॉरी ये नहीं बता रहा अभी कि कैसे किधर है रीज़न, मैंने बता दिया आपको। ये IC एक्सिस जो है वो और VCE जो है उसके बीच का, VCE का मान 0.2 से 0.4 के लगभग होता है, उसके बीच में ये रीज़न होता है। ठीक है, VCE का मान बहुत कम होता है। तो संग्राहक धारा IC का मान जो है वो वोल्टता VCE को कम करने पर क्या होता है, तेज़ी से कम होता है, और जब तक VCE का मान VBE से कम नहीं हो जाता तब तक कम होता रहता है। मतलब ये ग्राफ जो है अपने, इसमें क्या होता है, जैसे अभी इधर हम लोग लेफ़्ट साइड में चलें, ठीक है, लेफ़्ट साइड में चलेंगे तो क्या होगा, ये कर्व जो है वो झुक रहे हैं, इस तरीके से नीचे जा रहे हैं, तो धारा जो है वो संग्राहक धारा वो तेज़ी से क्या हो रही है, कम हो रही है। इस रीज़न में तेज़ी से जाके जैसे हम लोग जितना VCE का मान कम करेंगे, संग्राहक धारा का मान तेज़ी से कम होता चला जाता है, और तब तक होता रहता है जब तक VCE का मान VBE से कम नहीं हो जाता। ये VCE है, ये VBE है। VBE फॉरवर्ड बायस है और VCE रिवर्स। तो रिवर्स बायस में बैटरी वोल्टेज ज़्यादा होती है, अगर इसका मान कम कर रहे हैं और इससे भी कम कर दें तो ये भी क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड बायस हो जाएगी। यानी कि सैचुरेशन रीजन वो होता है जिसमें हमारे जो ट्रांजिस्टर के इनपुट सेक्शन और आउटपुट सेक्शन दोनों में ही क्या है, हम लोग फॉरवर्ड बायस लगाते हैं, और IC धारा का मान तेज़ी से उसमें कम होता चला जाता है। जैसे इसने लास्ट में लिखा है, संतृप्त क्षेत्र जो है वो 0 वोल्टता अक्ष के अति निकट का क्षेत्र होता है। ठीक है,
तो अब हम लोग बात करते हैं धारा प्रवर्धन गुणांक, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो एम्प्लीफिकेशन करंट का अगर हम कर रहे हैं तो एम्प्लीफाई होकर करंट कहाँ मिलता है, आउटपुट पे। तो हम लोग देखेंगे आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट कितना ज़्यादा आ रहा है, उसे हम कहते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ करंट। तो आउटपुट करंट है IC और इनपुट करंट है IB। तो बैटरी वोल्टेज VCE को हम लोगों ने कांस्टेंट रखा। ये तो है स्थितिक अवस्था में करंट एम्प्लीफिकेशन। और गतिक मतलब जब करंट को थोड़ा सा चेंज कर दे तो डेल IC ओवर डेल IB। अब कॉमन एमीटर में IB है, देखो अब ध्यान रखो इन चीज़ों का। IB करंट ही क्या है, इनपुट करंट है ये देखो, और IC क्या है, आउटपुट करंट है। ठीक है, तो बीटा और अल्फ़ा में संबंध, हमने अल्फ़ा निकाला था फॉर कॉमन बेस IC बटे IE। ओके, क्योंकि उसमें इनपुट करंट क्या थी, IE थी। तो चूँकि IE बराबर क्या होता है, IB प्लस IC, तो IC का हम लोग भाग दे देंगे, IC 1 हो गया। तो IC बटे IE क्या होता है, अल्फ़ा, और IC बटे IB क्या होता है, बीटा होता है। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 प्लस बीटा DC बटे बीटा DC, तो अल्फ़ा DC का मान क्या आ गया, बीटा DC प्लस 1 बटे बीटा DC। आप इसको बीटा को अल्फ़ा के फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे ये 1 था ना, तो इस 1 को इधर ले जाओ तो 1 ओवर अल्फ़ा DC माइनस 1 हो गया। तो 1 माइनस अल्फ़ा DC बटे अल्फ़ा DC, तो यहाँ से बीटा DC क्या आ गया, अल्फ़ा DC बटे 1 माइनस अल्फ़ा DC। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। आप अल्फ़ा का मान तो क्या होता है, 1 के बहुत ही पास होता है, 0.98 के करीब होता है। तो बीटा का मान 1 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, जैसे यहाँ पे 49 आया है। अब डायनेमिक कंडीशन में, गतिक अवस्था में जैसे चेंज करके लिख दिया, डेल IE डेल IB प्लस डेल IC से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, अल्फ़ा AC लिखना है, बीटा AC। तो अल्फ़ा AC और बीटा AC के मान बिल्कुल वैसे ही रहते हैं जैसे कि DC के होते हैं, क्योंकि सिर्फ हमने गतिक अवस्था है ये, तो फॉर्मूला तो उसमें एज इट इज़ ही रहता है। अब ट्रांजिस्टर के लिए क्या होता है कि IE बराबर क्या होता है, IC प्लस IB। और IC जो होती है वो क्या होती है, एक तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, एक होता है ICO, ये होती है कलेक्टर करंट व्हेन एमीटर इज़ ओपन, या सॉरी ये होता है जब हम लोग जो रिवर्स बायस करते हैं तो लीकेज करंट रिवर्स बायस की। ठीक है, तो अल्फ़ा DC IE लिख सकते हैं, क्योंकि IC बटे IE क्या है, अल्फ़ा DC। तो अल्फ़ा DC IE हो गया। IE का मान रखेंगे IC प्लस IB, और IC को एक तरफ ले जाओ, 1 माइनस अल्फ़ा DC IB प्लस ICO, ये अपने पास दोनों मान आ गए। ICO है लीकेज करंट रिवर्स बायस के अंदर। ठीक है, तो अल्फ़ा DC का जो ये फॉर्मूला है उसको आप बीटा DC लिख सकते हो, और 1 माइनस अल्फ़ा DC को क्या लिख सकते हो, बीटा DC प्लस 1। ये ऊपर अपने अल्फ़ा DC और बीटा DC के जो फॉर्मूले निकाले ना, वहाँ से डायरेक्ट रखा गया है। ठीक है, तो कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन में जब संग्राहक जो है वो उत्सर्जक के सापेक्ष विपरीत दिशा में बायसित होता है, तो अति अल्प मात्रा की जो संग्राहक धारा है वो उत्सर्जक से संग्राहक की ओर प्रवाहित होती है। इस धारा को हम संग्राहक उत्सर्जक लीकेज करंट भी कहते हैं, ICEO में CE जो है वो संग्राहक उत्सर्जक धारा, जब शेष इलेक्ट्रोडों में धारा जो है वो शून्य हो। यह धारा ताप और VCE पर निर्भर करती है। जब ये संग्राहक जो है वो उत्सर्जक के सापेक्ष विपरीत दिशा में बायसित होता है। तो अभी जैसे हमने जो डायग्राम बनाए हैं वो ऐसे ही तो हैं। देखो इसमें क्या है, जैसे बाकी सब इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें शून्य हो वोल्टेज, अगर यहाँ 0 है तो IB क्या हो जाएगी, 0। तो ये कुछ इस तरीके से शो होता है ना। अब यहाँ पे देखो ये माइनस ये प्लस, ये एमीटर और ये कलेक्टर, ये तो विपरीत दिशा में ही बायसित है। कलेक्टर पॉजिटिव है और एमीटर जो है वो नेगेटिव से जुड़ा है, तो एमीटर तो फॉरवर्ड है और लेकिन कलेक्टर क्या है, रिवर्स बायस्ड है। ठीक है, अब इधर क्या है, हमने ओपन कर दिया, ओपन करने से यहाँ पे IB जो है वो 0 आ गई। इस कंडीशन में क्या होता है, एक करंट जो है वो इधर फ्लो होती है एमीटर से कलेक्टर की तरफ, ICEO। ये डायग्राम मैंने नीचे बनाया नहीं है, इधर बता देती हूँ आपको। इसे कहते हैं कलेक्टर टू एमीटर जंक्शन जो है उनमें बहने वाली धारा जब शेष टर्मिनल खुले हों, यानी कि IB करंट क्या है, 0 हो। CEO इसको कहते हैं ICEO,
संग्राहक उत्सर्जक धारा जब शेष इलेक्ट्रोड उसमें धारा क्या है, शून्य होती है। अगर IB 0 होगा तो IC का मान देखो क्या होगा, IC ये है, IB 0 होगा तो ये टर्म 0, ICO 1 माइनस अल्फा DC, इसको क्या कहते हैं, ICEO। तो ICEO इसका मान है, तो यहाँ पे हम लोग ICEO लिख सकते हैं। ठीक है, करंट IC के अंदर हम ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंट के दौरान हम लोग किस तरीके का सर्किट डायग्राम यूज़ करते हैं वो है, तो सिंपल है, जिस तरीके का ट्रांजिस्टर है वैसे साइन लगाते जाओ। अब ये NPN है तो इसमें से निकलता हुआ तीर करंट IE बाहर निकल रही है। अगर करंट IE बाहर निकल रही है तो IB और IC अंदर जाएगी, जब भी तो IE बनाएगी। ठीक है, तो ये अंदर जाएंगे तो प्लस से माइनस की ओर करंट फ्लो होता है, तो IB के अंदर ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस IC के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमें इनपुट सेक्शन को फॉरवर्ड बायस करना होता है, तो ये NPN है, बैटरी जो ये सॉरी बेस जो है वो पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव से, कलेक्टर जो है वो सॉरी एमीटर जो है वो N है, तो इसको नेगेटिव से, इधर कलेक्टर N है तो उसको पॉजिटिव से, इस तरीके से सारे साइन जो है वो डिसाइड हो जाते हैं। और इधर जो बैटरी की वोल्टेज होती है वैसी ही इधर लगाओ, प्लस माइनस उस, और लेफ़्ट साइड राइट साइड में भी ऐसे ही, ये प्लस माइनस ये प्लस माइनस। तो ये हमने बार बार देखने को मिलेगा, हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में भी किया था ये। तो ये PNP जो ट्रांजिस्टर है उसके अंदर पहले हम लोग जो कलेक्टर बेस जंक्शन है उसको हम लोग रिवर्स बायस कर देते हैं, तो ये P टाइप का है, इसे N से जोड़ दो। बेस और कलेक्ट एमीटर जो है इसको रिवर्स, बेस और एमीटर को फॉरवर्ड बायस करना है, तो हमने एमीटर P टाइप का है उसको पॉजिटिव से, और बेस N टाइप का उसको नेगेटिव से, ये हो गया। फिर ये PNP प्रवेश करता हुआ तीर है, इसके अंदर करंट अंदर प्रवेश कर रही है ऐसे, है ना, तो IE अंदर है तो इधर IB जाएगी और इधर IC जाएगी, जब प्लस माइनस ये साइन होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें साइन जो है वो यूज़ कर सकते हो। VBE की वोल्टेज इधर एज इट इज़ साइन यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल के दौरान जब हम लोग सर्किट यूज़ करते हैं तो उनमें हमें इस तरीके से सर्किट जो है वो जोड़ना होता है। ये साइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर हमने सर्किट जोड़ने के दौरान इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो हमारा एक्सपेरिमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, और इसको अच्छे से स्टडी कर लेना, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, लेकिन इसको कंटिन्यू इससे बने रहना। हर रोज़ मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग जितना हो सके पढ़ सकें। बच्चों पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।